डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल से करेंगे। सवाल यह कि क्या देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा? मौजूदा वक्त में इसका जवाब सिर्फ एक है, नहीं। मित्रों, यह जवाब कमोवेश हर किसी को पता है। खास तौर से राजनीतिक दलों के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आरक्षण खत्म करना लगभग असंभव है। फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता कह रहे हैं कि सरकार चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने बाकायदा सरकारी नौकरियों में खाली पदों का आंकड़ा देकर यह दावा किया कि मोदी सरकार धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की फिराक में है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अगर फिर से मोदी सरकार आई तो संविधान बदलकर आरक्षण की व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। और अब कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने नौकरी की नीति को हथियार बनाया है। कांग्रेस ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया जब आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की मांग करने वाली कुछ आवाजें उठ रही हैं। इसलिए अब हम कांग्रेस की फिक्र को डिकोड करेंगे और यह समझेंगे कि उसके दावों और आंकड़ों में कितनी हकीकत है। मित्रों, देश में संविधान के शिल्पकार माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यदि आरक्षण का उपयोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया गया तो यह सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाएगा। देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज वही आरक्षण राजनीति के केंद्र में है। हाथ में संविधान लेकर राजनीति करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने चोर दरवाजा शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 165 शब्दों में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसका सारांश यह है कि 2015 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे। 2024 तक यह संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई। रेलवे, रक्षा विभाग और गृह मंत्रालय में लाखों पद खाली हैं। पीएसयू में स्थायी रोजगार घटाकर आरक्षित नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां बढ़ी हैं। सरकारी पद खाली रखकर आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। इस तरह बिना संविधान बदले ही सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की नीति अंबेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार छीनने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जो ये गंभीर आरोप लगाए, उन्हें उनके वैचारिक साथी अपने अपने शब्दों में आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के नेता किस तरह बैकडोर से आरक्षण खत्म करने का दावा कर रहे हैं। सरकार जो कर रही है वो पिछड़ों के खिलाफ, अति पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शोषित वंचित समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि वो संघ से प्रेरित हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पिछड़ों को आगे आने का मौका मिले या दलितों को उनका हक मिले या अति पिछड़ों को उनका हक मिले। आंकड़ा तो कांग्रेस या अपोजिशन ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है। आंकड़ा तो सरकार का है। वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग, क्या उसमें रिजर्वेशन लागू होता है? तो ये खत्म करने की परिपाटी नहीं हुई कि सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ये करने के लायक नहीं बचे। तो बस अपने आप को एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एक दूसरे को आधार दे रहे हैं, बस। मित्रों, आरक्षण खत्म करने का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ऐसे ही दावे किए थे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की पूरी प्रचार नीति आरक्षण और संविधान बचाओ के इर्द गिर्द ही केंद्रित थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। अगर खुद बाबा साहेब भी आज आ जाएं तो वो भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। हमारी सरकार के रहते आरक्षण पर कभी आंच नहीं आएगी। लेकिन इस बार आंकड़ों के साथ जो आरोप लगाए गए वो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये सच है कि हर 5 में से 1 सरकारी पद खाली है। 2014 में 100 में से 11 स्वीकृत पद खाली थे, जो आज बढ़कर 21 हो गए हैं। केंद्र सरकार के 80 से अधिक मंत्रालयों और विभागों में 39 लाख से अधिक पद स्वीकृत हैं, जिनमें से करीब 31 लाख पदों पर ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े कार्यालयों में से एक राष्ट्रपति सचिवालय में 287 पद और प्रधानमंत्री कार्यालय में 126 पद रिक्त हैं। यह भी सच है, जहां खाली पदों को भरने में देरी हो रही है, वहीं सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है। 100 में से 49 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि इस समय बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली हैं। सरकार को चाहिए कि इन पदों पर भर्तियां करें ताकि लोगों को रोजगार मिले और सरकारी काम भी सुचारू रूप से चल सके।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी पदों का खाली होना ही आरक्षण खत्म करने की साजिश हो सकता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी माना कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी 11% सरकारी पद खाली थे। अब अगर कांग्रेस अध्यक्ष के मौजूदा तर्क को माने तो क्या यह कहा जा सकता है कि चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश यूपीए सरकार के दौरान ही शुरू हो गई थी? अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी तब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के 57%, अनुसूचित जनजाति के 63% और ओबीसी के 60% पद खाली थे। तो क्या तब भी आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाने के लिए पद खाली रखे गए थे? मित्रों, यह सवाल इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि जिन्हें पता है कि देश से आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता वो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। कम से कम मौजूदा वक्त में तो कोई राजनीतिक नेतृत्व इसे खत्म करने का साहस नहीं करेगा क्योंकि यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों तौर पर जरूरी है। फिर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी क्या कह रही है, आपको वो भी सुनना चाहिए। कांग्रेस को तो पिछड़े वर्ग के विषय में बात करने का अधिकार ही नहीं है। जब वो 60 सालों तक जो है उनके परिवार का राज रहा, कांग्रेस की सरकारें रही, तब पिछड़े वर्ग की बातें तो उनको याद नहीं आई। तब पिछड़ा प्रेम कहाँ चला गया था? अरे उनको अपने याद करना चाहिए अपने पिताजी को बात को। सबसे ज्यादा मंडल कमीशन का किसी ने विरोध किया है तो कांग्रेस के जो है इन्हीं के जो है युवराज के पिताजी ने किया था। मित्रों, ये सच है कि सरकारी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि रोजगार की संख्या बड़ी है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 में देश में 47.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो 2023-24 में बढ़कर 64 करोड़ से ज्यादा हो गया। सरकारी नौकरी में कम अवसर के बावजूद भी लोगों में रोजगार बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर्स में करीब 17 करोड़ नई नौकरियां जुड़ी हैं। मतलब युवाओं के रोजगार का मुख्य सोर्स अब प्राइवेट सेक्टर हो चुका है। यह भी सच है कि इन 17 करोड़ में हर जाति और धर्म के लोग होंगे, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि सरकारी नौकरी को लोग सुरक्षित और सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखते हैं और उससे ज्यादा एक बड़ी आबादी उसमें अपना आरक्षित अवसर देखती है। और उसी आबादी को ध्यान में रखकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी सावंत ने 1992 में कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य केवल नौकरियों में हिस्सेदारी देना नहीं है, बल्कि शासन और प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मतलब सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उन्हें जब तक बराबरी में लाकर खड़ा नहीं किया जाता तब तक इस देश में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। चाहे कोई दल हो, कोई नेता हो, किसी की भी सरकार हो, कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण का मकसद बरसों से समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को विशेष अवसर देना है। यह अलग बात है कि इस आरक्षण का लाभ भी आरक्षित वर्गों के कुछ जाति विशेष के लोग ही उठा रहे हैं। केंद्र सरकार की सूची में ओबीसी की 2600 से अधिक जातियां हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बताती है कि ओबीसी आरक्षण का 97% फायदा यादव, कुर्मी, जाट, सैनी, थेवर और वोकालिंगा जैसी प्रभावशाली जातियों के लोगों को ही मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओबीसी में शामिल 37% जातियां यानी 983 जातियों को आज तक आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिला। यह 2023 की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है। ओबीसी की 994 उपजातियों की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 2.5% से थोड़ा ज्यादा है। मित्रों, जितना जरूरी आरक्षण है उतना ही जरूरी यह भी है कि आरक्षण का फायदा हर किसी को मिले, विशेषकर समाज की उन जातियों को जिन्हें आज तक आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिला, जो आरक्षण के बारे में सिर्फ सुनते हैं। आजादी के 79 साल बाद भी आरक्षण को अपने उत्थान की सीढ़ी नहीं बना पाए हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच आरक्षण का लाभ सीमित होकर रह गया है। यह आरक्षण के सामाजिक न्याय की भावना के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश की कमोवेश हर सियासी पार्टी के बीच आरक्षण का पैरोकार करने की प्रतिस्पर्धा होती रहती है, लेकिन कोई भी ऐसा मैकेनिज्म बनाने का पैरोकार नहीं मिला जो समाज की हर कमजोर जाति को आरक्षण के समान अवसर की पैरवी करे, जो ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो या फिर ओबीसी हो, उन वर्गों की हर जाति को, हर परिवार को एक बार आरक्षण का फायदा मिले और वो समाज के बराबर में आकर खड़े हो सके। लेकिन जब मकसद आरक्षण के जरिए राजनीति को साधना हो तो आरक्षण के समान अवसर पर बात करने के बजाय आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि नेताओं को आरक्षण की याद चुनाव के समय ही क्यों आती है?
जब जब चुनाव आता है तब तब कुछ राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण खतरे में क्यों पड़ जाता है? अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। यूपी में फरवरी मार्च में ही चुनाव होने हैं। फिर अचानक कांग्रेस के अध्यक्ष को अगस्त में सरकारी पदों के खाली रहने और रिक्तता के जरिए आरक्षण खत्म करने की साजिश का पता क्यों चला? मित्रों, उन्हें इसका पता इसलिए चला क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान का सीधा फायदा वो देख चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन संविधान और आरक्षण बचाओ नैरेटिव के साथ चुनावी मैदान में उतरा था और इसका उसे लाभ हुआ। देश में दलित और आदिवासियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें सिर्फ 10 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में कांग्रेस का यह आंकड़ा 3 गुना से अधिक बढ़कर 32 सीटों पर हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के 17.25% से बढ़कर 2024 में करीब 21% हो गया। यूपी की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन केवल 8 सीटें ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9 सीटें मिली। जो 2024 में हुआ था, कांग्रेस और उसके साथी दल 2027 में वही प्रयोग दोहराना चाहते हैं। यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर सीधा सवाल उठाने के बजाय उसे आरक्षण से जोड़ रहे हैं। अगर सभी सरकारी पदों की बात होगी, उन पर भर्ती होगी तो सबको फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता आरक्षण खत्म करने का गंभीर आरोप लगाकर गैर सवर्ण वोट बैंक को अपने हिस्से में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में यही ट्रेंड देखा जा रहा है। जब धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, और जब जाति के नाम पर राजनीति करनी होती है तो आरक्षण खतरे में आ जाता है। मित्रों, समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का मानना था, आरक्षण जो कि असमानता को खत्म करने का जरिया था, राजनीतिक स्वार्थों के कारण कभी कभी जातियों के बीच की खाई को और गहरा कर देता है। यह खाई इसलिए भी अधिक चौड़ी होती जा रही है क्योंकि सियासी दलों के फोकस में सिर्फ आरक्षित वर्ग है। सामान्य वर्ग के बच्चों को स्वतः मान लिया जाता है कि वो सक्षम है, इसीलिए उनकी चर्चा नहीं होती। ये सच है, एक वक्त में देश की एक बड़ी आबादी के साथ भेदभाव हुआ। यही कारण है कि दलित, आदिवासी या ओबीसी को बड़े स्तर पर आरक्षण दिया गया और इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि सामान्य वर्ग के बच्चे सरकार और राजनीतिक दलों के लिए अछूत कब तक बने रहेंगे और क्यों बने रहेंगे? आरक्षण देश के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। आरक्षण जारी रखने को लेकर जितने तर्क आरक्षण समर्थकों के पास हैं, उतने ही तर्क आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों के पास भी हैं। पिछले कुछ दशकों से सामान्य वर्ग के बच्चों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना भी सियासी पार्टियों के लिए अपराध का विषय हो गया है। हर सियासी पार्टी अपना अपना नफा नुकसान देखकर आरक्षित वर्गों की बात तो कर रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों की बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जनरल कैटेगरी का वोट बैंक तुलनात्मक रूप से कम है। इसीलिए मित्रों, अगर सियासी पार्टियों के नेता वोट के लिए इसी तरह सेलेक्टिव संवेदना रखेंगे तो समाज के एक विशेष वर्ग में भारी असंतोष बढ़ेगा, और देश की करीब 1/4 आबादी में असंतोष होना देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसमें कोई कटौती हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन जनरल कैटेगरी के बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य परिवार के हैं। सरकार या कोई भी सियासी पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ भी करे, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अछूत की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वोट के जोड़ घटाव में पीएचडी करने वाले नेताओं का फोकस बिल्कुल क्लियर है। वो बहुसंख्यक सेंटीमेंट के जरिए अपना सियासी हित साधने में जुटे हैं। जिस वक्त खड़गे साहब आरक्षण समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाकर एक बड़ी आबादी के मन को शंकाओं से भर रहे हैं, उसी वक्त एक और आंकड़ा आया है देश में। हम आपको उस आंकड़े के बारे में भी बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नीति आयोग ने रीइमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत 2047 के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 8 करोड़ 70 लाख युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1000 में सिर्फ 82 या 83 कॉलेज ग्रेजुएट्स ही अपनी डिग्री के अनुरूप रोजगार पा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले 100 में से 80 छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है। महंगी ट्रेनिंग युवाओं के कौशल विकास में एक बड़ी बाधा है। देश की हर 100 कामकाजी महिलाओं में से केवल 3 महिलाओं के पास ही सुरक्षित और पक्की नौकरी है। 71 महिलाएं ऐसी नौकरियों में लगी हैं जो पूरी तरह अस्थायी हैं, जहां ना तो काम के घंटे तय हैं और ना ही भविष्य की सुरक्षा है। कायदे से बात इस पर होनी चाहिए।
देश में मुद्दा यह बनना चाहिए। इस पर सरकार और विपक्ष में सीधे सवाल और जवाब होने चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा करने के बजाय तो जो मैं आपसे कह रहा था कि इस पर चर्चा करने के बजाय बात किस पर हो रही है? आरक्षण पर। देश के नेता आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर सेलेक्टिव सोच के साथ बात कर रहे हैं। बात जाति जनगणना की कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि राजनीति ने जाति का अंत करने के बजाय उसे चुनाव जीतने और सत्ता हथियाने का सबसे आसान और प्रभावी शॉर्टकट बना दिया है। यही कारण है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले न सिर्फ आरक्षण की वैचारिक आग धधक रही है, बल्कि जातीय जनगणना का पन्ना भी पलटा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में जातीय जनगणना के मौजूदा तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मौजूदा प्रश्नावली को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। हुआ यह है कि सरकार ने फॉर्म में लोगों से सीधे अपनी जाति का नाम लिखने को कहा है। कांग्रेस का कहना है यदि लोग अलग अलग नाम दर्ज कराएंगे तो वास्तविक डेटा बिखर जाएगा और यह जनगणना 2011 की तरह अनुपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि एक ही जाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। राहुल गांधी और खड़गे ने आरोप लगाया कि जनगणना फॉर्म में पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है। ऐसे में देश की एक बहुत बड़ी आबादी यानी ओबीसी की सही और वास्तविक संख्या का सटीक आकलन करना असंभव हो जाएगा। जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग जातियां चुनने का ड्रॉप डाउन लिस्ट विकल्प होता है, उसी तरह ओबीसी के लिए भी हो। कांग्रेस ने बाकायदा उदाहरण देकर कहा, जिस तरह बिहार और तेलंगाना में अलग अलग जातियों की जनगणना हुई, केंद्र सरकार उसी तरह फॉर्म जारी करके जातियों के आंकड़े जुटाए। कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी के साथ धोखा किया जा रहा है। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है। 6 दिन पहले राहुल गांधी ने भी जनगणना फॉर्म से ओबीसी कॉलम गायब होने पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ओबीसी को लेकर इसलिए आक्रामक है क्योंकि ओबीसी देश का सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है। यूपी में चुनाव है, इसलिए कांग्रेस अधिक आक्रामक दिख रही है। सरकार को भी इसका अंदाजा है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि वो बिना जनाधार के जागीरदारी और बिना जनादेश के जमींदारी करने में लगे हुए हैं। और इसका ये जो सवाल बवाल करने का जो इनका रिवाज है वो कोई नया नहीं है। हर दिन एक नया जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्सा कहानी लेके आते हैं। मित्रों, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि जातीय जनगणना हो या आरक्षण का मुद्दा हो, फोकस इसलिए है क्योंकि ये बड़े वोट बैंक के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, वो ये भूल रहे हैं कि पंडित नेहरू ने क्या कहा था। उनका मानना था कि जब राजनीति योग्यता, विचारों और आर्थिक नीतियों के बजाय जाति के आधार पर होने लगती है तो समाज का बौद्धिक और आर्थिक विकास रुक जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। जिम्मेदार नेताओं को इससे बचना चाहिए। अगर वो इसी तरह जातियों में बांटने की सियासत करेंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग हो, ये देश सबका है। और यही हम रोज आपसे कहते हैं, ये देश सबका है, ये देश हर जाति, हर धर्म का है, हम सबका डीएनए है। आज हम सभी नेताओं से, राजनीतिक दलों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि वो इस मंत्र को आजमाएं भी, अपनाएं भी।